नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 21 अप्रैल और 21 अप्रैल की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना को लेकर के। छोटी सी अपडेट है, दिया गया कई राज्यों में सशर्त खुला लॉकडाउन। 20 अप्रैल से कई राज्यों के कई जिलों में लॉकडाउन खुल गया है। उत्तर प्रदेश के जो भी ज़िले हैं वहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी डीएम अपने ज़िले के अनुसार स्थिति का जायजा लेकर के लॉकडाउन में आंशिक राहत दे सकते हैं। ठीक है, उसी कड़ी के चलते यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर कई सारे गवर्नमेंट जो सेक्टर हैं वो भी खुल चुके हैं। जो भी सरकारी आयोग हैं, दफ्तर हैं, उनमें से ये कहा गया है कि 30% उपस्थिति के साथ ही दफ्तर खोले जाएं। किसी भी हाल में 50% स्टाफ नहीं होगा जरूरी सेवाओं में। ठीक है, इससे ज़्यादा स्टाफ नहीं रख सकते। क्या क्या चीज़ें खुली हैं तो जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं। तो अगर बात करते हैं किसानी की, तो किसानी से जुड़े जितने भी काम हैं उन पर छूट जारी रहेगी। उपकरण की दुकानें खुली रहेंगी। बिजली मरम्मत के कारणों से जुड़े लोगों के अलावा प्लम्बर और कारपेंटर के लिए छूट रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी पैकेजिंग सामग्री और कच्चे माल के विनिर्माण की इकाइयाँ चालू रहेंगी। ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुले रहेंगे। शहर के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग और अन्य इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में निर्माण शुरू होंगे। इन चीज़ों को फिलहाल अभी खोलने की मंजूरी दी गई है, वो भी जिले के अनुसार स्थिति का जायजा लेने के बाद जहां पर छूट दी जाएगी। कानपुर, लखनऊ, आगरा, मेरठ जैसे शहरों में कोई भी छूट नहीं है। क्या क्या पाबंदी है, तो यहाँ पर पाबंदी में एक नज़र डाल लेते हैं। सार्वजनिक यातायात, अंतर्राज्यीय आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, हवाई और ट्रेन सेवाएं, सिनेमाघर, मॉल, जिम आदि ये सब बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग नहीं जुट पाएंगे। ई कॉमर्स कंपनियों का काम करने के लिए शुरू कहा गया है, लेकिन गैर जरूरी सेवाओं की बिक्री नहीं कर पाएंगी वो लोग। ठीक है, और यूपी में सरकार ने बताया हमने कि डीएम को आदेश दिए गए कि अपने ज़िले के अनुसार स्थिति का जायजा लेकर के ओपन करें। ठीक है, अब एक नज़र डालते हैं कोरोना मीटर पर। तो दोस्तों कोरोना मीटर की बात करते हैं तो अब तक कुल मिलाकर के अगर इंडिया की बात करते हैं तो टोटल केस 17,656 आ चुके हैं। काफ़ी तेज़ी से इसमें इजाफा हो रहा है कोरोना मीटर में। लगभग 14,000 से ज़्यादा एक्टिव केस भी यहाँ पर हैं इंडिया में। अब तक 2842 लोगों को रिकवर किया जा चुका है और पिछले 24 घंटों में 1540 नए मरीज सामने देखने को मिले हैं। तो संख्या में बहुत तेज़ी से दोस्तों इजाफा हो रहा है। अगर विश्व की बात करते हैं तो लगभग 24.5 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं विश्व में, जिसमें से 1,67,986 की अब तक डेथ हो चुकी है। अब बात करते हैं कुछ अन्य खबरों की। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की एक बड़ी भर्ती जिसका नाम है पीसीएस, यूपी पीसीएस की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सोमवार को दफ्तर खुलते ही पीसीएफ, एसीएफ व आरएफओ प्री 2020 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे आज से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 मई। ठीक है, आज 21 अप्रैल 2020 से इसके आवेदन वेबसाइट पर शुरू कर दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया गया है या फिर www.governmentjobcenter.com पर भी जा करके आप लोग फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिलेगी। ठीक है, और इसका नोटिफिकेशन भी आज शाम मतलब दोपहर बाद वेबसाइट पर लाइव हो जाएगा। संक्षिप्त विज्ञापन जो है आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर आ चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2020 प्रीलिम्स आवेदन फॉर्म, तो यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। दोस्तों आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं 20 अप्रैल से। और हालत ये है कि जो इतने भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप के जुड़े हैं उसमें से आधे से ही कम एक्टिव हैं। लगभग 20% छात्र हैं जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ पाए हैं ऑनलाइन कक्षाओं में, और इसमें से आधे इनएक्टिव हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं या कह लीजिए जो प्रमुख सचिव हैं माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला और जो उप मुख्यमंत्री हैं माननीय दिनेश शर्मा जी, ये लोग लगातार अभ्यर्थियों, बच्चों को, छात्रों को आगाह कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई संचालित करें।
और इसी कड़ी के चलते माध्यमिक शिक्षा के जो प्रमुख सचिव उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के माध्यम से सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और जिला विद्या निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में 8 से 2 बजे तक पढ़ाई करवाई जाए। शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप में विद्यार्थियों के साथ साथ प्रधानाचार्यों को भी जोड़ें, बच्चों को मोटिवेट करें, पेरेंट्स को मोटिवेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं में जुड़ पाएँ। और अगर इनका कहना ये भी, अगर कोई शिक्षक है इसमें लापरवाही दिखाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। गांव के बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी इसका विरोध किया है कि कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह से पढ़ाई करवाने का। तो शासन ने इसको संज्ञान में लिया है और अब एक नया ट्रायल करने जा रहा है। आज से दूरदर्शन पर यानी टीवी के DD1 चैनल पर हाई स्कूल और इंटर की कक्षाएँ भी चलेंगी। सुबह 2 घंटे और शाम के 2 घंटे क्लासेस चलेंगी और जो भी प्रवक्ता हैं, प्रवक्ताओं के लेक्चर को रिकॉर्ड करके उनका प्रसारण किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी अपडेट है, इसमें आप लोगों को काफ़ी राहत मिल सकती है अगर आपके भाई बहन पढ़ते हैं यूपी बोर्ड के स्कूलों में। दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन टीचिंग करने के लिए सोच रहे हैं, अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो हमने बना दिया हुआ है मोबाइल से ऑनलाइन टीचिंग करने के 6 सबसे आसान तरीके, और इन सभी के ट्यूटोरियल भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। 3-4 ट्यूटोरियल ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसे जूम ऐप से कैसे पढ़ाएं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कैसे पढ़ाएं, कंप्यूटर से कैसे पढ़ाएं। ठीक है, तो इनके सारी डिटेल्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। बात करते हैं प्राइमरी टीचरों के ट्रांसफ़र की। तो दोस्तों, प्राइमरी टीचरों के जो ट्रांसफ़र होने हैं वहाँ पर ये बात स्पष्ट रूप से आ चुकी है कि जिन शिक्षकों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट नहीं होगा उनका अंतर जनपदीय तबादला नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि अब जो भी स्थानांतरण होगा, वेतन होगा, ACR का निर्धारण होगा, अवकाश स्वीकृति होगा, पेंशन सहित जितने भी काम हैं सब मानव संपदा पोर्टल के जरिए ही संपादित करवाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि अगर 3 मई को लॉकडाउन खुलता है तो लॉकडाउन खुलने के 10 से 15 दिन में ऑनलाइन ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ट्रांसफ़र शिक्षकों को कर दिया जाएगा। प्राइमरी शिक्षकों के लिए प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए 4 सप्ताह का शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया गया है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से विद्यार्थियों को डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। ऐसे में नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT ने प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए 4 सप्ताह का एक वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है। इसी पाठ्यक्रम के आधार पर आपको कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित और उर्दू विषयों को पढ़ाना होगा। ठीक है, कैलेंडर में सारी चीज़ें दी गई किस तरीके से आपको पढ़ाना है और क्या क्या आपको कितना कोर्स कवर कराना है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो PCS के आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। कल लोक सेवा आयोग ने मेडिकल का एक एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी किया है। अब बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जिनको RO ARO के रिजल्ट का इंतजार है। भर्ती 2017 की हम लोग बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि RO ARO 2017 के जो इंटरव्यू थे या कह लीजिए अभिलेख सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 26 मार्च से 3 अप्रैल के बीच होने थे, लेकिन दोस्तों लॉकडाउन के कारण ये फिलहाल नहीं हो पाए हैं और अभी भी आयोग खुला लेकिन किसी को आवागमन की बच्चों को आयोग में आने की अनुमति नहीं है। ऐसे में लॉकडाउन के कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संभव नहीं है। ऐसे में ये जितने भी अभ्यर्थी RO ARO 2017 के, इन सभी को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। बात करते हैं पॉलिटेक्निक की। तो पॉलिटेक्निक में स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन रिजल्ट एक बार फिर अटका हुआ है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन के लिए जो परिणाम है एक बार फिर लटक गया है। दिसंबर में हुई विषम सेमेस्टर की परीक्षा में तकरीबन 20,000 छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन के लिए अर्जी दी थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते इनकी उत्तर पुस्तिकाएं अब तक नहीं जांची जा पाई हैं। इस वजह से इनका जो स्क्रूटनी का है, पुनर्मूल्यांकन का परिणाम अटका हुआ है। सेमेस्टर की परीक्षाओं में अभ्यर्थी जुटे हैं और वो असमंजस में हैं कि अभी तक पिछला जो रिजल्ट है वो नहीं आया हुआ है। ऐसे में वो उन्हें विषम सेमेस्टर की पढ़ाई करनी चाहिए या फिर अंतिम सेमेस्टर जो छात्र हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसमें बात करते हैं यूपी बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर के। तो दोस्तों, लगभग 25 अप्रैल से यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू होना है,
लेकिन अब इसमें दोगुना टाइम लगने का पूरा अनुमान है, क्योंकि बहुत से ऐसे ज़िले हैं जहां पर अभी तक लॉकडाउन खोला नहीं गया, जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, मेरठ हो गया, आगरा हो गया। यहाँ पर लॉकडाउन में कोई भी छूट नहीं है, और जहाँ छूट भी है वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना अनिवार्य है। अभी तक एक टेबल में 4-4 शिक्षक बैठ करके कॉपी चेक कर लेते थे। अब वर्तमान गाइडलाइंस के अनुसार 2 शिक्षकों के बीच कम से कम 1 मीटर का गैप रखना जरूरी है। तो ऐसे में सरकार का ये कहना है कि लॉकडाउन के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अगर कॉपी जांची भी जचवाई जाती हैं तो दोगुना समय लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल सभी मूल्यांकन केंद्रों के इसके बचाव के लिए 2-2 मीटर की दूरी पर बैठने के लिए सभी सुझाव दे दिए गए हैं, और 25 अप्रैल से कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो सकता है। बात करते हैं राजकीय डिग्री कॉलेजों में प्रवक्ताओं के अंतरजनपदीय ट्रांसफ़र को लेकर के। तो यहाँ पर प्रवक्ताओं के अंतरजनपदीय ट्रांसफ़र के बादल मंडरा रहे हैं ट्रांसफ़र के लिए। बात दोस्तों ये है कि लॉकडाउन के कारण अभी फ़िलहाल ट्रांसफ़र हो पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलता है सभी डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय परीक्षाओं में बिजी हो जाएंगे, और ये जो काम है ट्रांसफ़र वाला फ़िलहाल ठप्प रहेगा। और सभी महाविद्यालयों से इसकी सूची मांगी गई थी, कहाँ कहाँ पे कितने शिक्षक जो मतलब प्रवक्ता कार्यरत हैं, कितने पद रिक्त हैं, लेकिन किसी भी महाविद्यालय ने इसकी जानकारी अभी तक नहीं प्रोवाइड करी है। इस वजह से प्रवक्ताओं के अंतर जनपदीय तबादले पर संकट है। दोस्तों बात करते हैं इग्नू की। तो इग्नू ने ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट बढ़ा दी गई है। ठीक है, 31 मई तक आप लोग प्रोजेक्ट कार्य की रिपोर्ट जमा करवा सकते हैं। 15 मई तक आप लोग जो जून में परीक्षाएं होनी थी उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप लोग प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं 30 अप्रैल तक इसको भी बढ़ा दिया गया MBA और PhD कार्यक्रम के अभ्यर्थियों के लिए। और अंत में दोस्तों एक बड़ी अपडेट है, दिल्ली के जितने भी विद्यालय हैं उनके लिए आदेश जारी हो चुका है कोर्ट की तरफ से, उच्च न्यायालय की तरफ से, कि जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं या सरकारी विद्यालय, सभी विद्यालयों को ये बताना होगा कि किस मद में कितनी फ़ीस लेते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा है सिर्फ आप लोग ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं, बाकी जो परिवहन है या वार्षिक शुल्क है और जो शुल्क होते हैं वो कुछ भी नहीं लेना है। तो ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि सभी निजी स्कूल बताएं कि किस मद में कितनी फ़ीस ले पाते हैं, और जो शिक्षक या अभिभावक फीस नहीं दे पाते हैं तो किसी भी तरीके से उसको ऑनलाइन पढ़ाई से बाहर ना किया जाए। तो दोस्तों ये हो गई आज की पूरी अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।